नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल। बीसीए के नया बैच में आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में। यह सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अलग अलग मशीनरी पार्ट पुर्जे को नियंत्रित करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। वैसे तो कंप्यूटर के कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन इसमें उसका एक प्रकार है यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार कोई सॉफ्टवेयर और किस सॉफ्टवेयर की मदद से लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कुछ इसी जानकारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अनुभव के आधार पर जरूर लाइक शेयर करें, कमेंट भी करें। एसीटीसी सीतामढ़ी में जो क्लासेस है उसका टाइमिंग 4:30 to 5:30 है। और ये नया बैच है। आइए देखते हैं, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ए सेट ऑफ कमांड इज कॉल्ड प्रोग्राम। कमांड के सेट को ही प्रोग्राम कहते हैं। कमांड किसे कहेंगे? इंस्ट्रक्शन के सेट को कमांड कहते हैं। निर्देश, जो कुछ भी बाहर से कंप्यूटर को दिया जाता है वह एक निर्देश होता है, और उसके समूह को कहते हैं कमांड। और वैसे कमांड के समूह को कहेंगे प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम बनाने की जो प्रक्रिया है इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। सो कोई पूछे प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं तो आपका जवाब होगा कि प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कोड लिख करके नए नए प्रोग्राम बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? कोड लिख करके नए नए प्रोग्राम बनाने का काम करते हैं। द पर्सन हु राइट्स कोड फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर, अथवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अथवा डेवलपर। यानी जो भी चीज हम लोग अभी तक इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी आदमी द्वारा ही बनाया गया है। जो आदमी ये बनाने का काम करता है उसी को प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम से जानते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसमें देखिए एक वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए एक लैंग्वेज है जिसका नाम है HTML। फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक भाषा है जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट बनाने का काम, बहुत जैसे सुने होंगे कि ये इंजीनियरिंग करके आया है और ये वेबसाइट का बनाने का काम करता है कंपनी में। ये दिल्ली में रहता है, इसका 5 लाख का पैकेज। तो यहाँ HTML कोड की जानकारी वैसे लोगों के पास होती है तभी वो एक वेबसाइट बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें और भी चीजों की जानकारी होनी जरूरी होती है। उसी के कुछ आगे करीब में दिया हुआ है जावा स्क्रिप्ट। यह भी एक लैंग्वेज है जो HTML के साथ मिल करके किसी प्रोग्राम में मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कैपेबिलिटी को इंक्लूड कराता है, और आपका प्रोग्राम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में सक्षम हो पाता है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल HTML में नहीं करते हैं तो प्रोग्राम सिर्फ डिजाइन हो पाएगा। आप सिर्फ उस डिजाइन को देख पाएंगे लेकिन उसमें काम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जावा स्क्रिप्ट के रहने से ही किसी प्रोग्राम में काम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। CSS किसको कहते हैं? CSS, जिसका फुल फॉर्म होता है कैस्केड स्टाइल शीट, यह एक कोड है जिसके अंतर्गत स्टाइल्स बनाते हैं वेब पेज के लिए, और उसका इस्तेमाल हम लोग वेब पेज के अंदर करते हैं। CSS का फुल फॉर्म क्या हुआ बता सकते हैं? कैस्केड स्टाइल शीट, याद रखिएगा। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सब रटिएगा, सब जरूरी याद चीज। उसके बाद 1972 में सी प्रोग्रामिंग और 1983 में C++ प्रोग्रामिंग का भी आविष्कार हो गया था। और भी आगे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे जावा,
पाइथन, ये सब अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का विकास हो गया था। साथ ही पीएचपी एक नया एप्लीकेशन का नाम है जो एचटीएमएल पर ही आधारित है। थोड़ा उसके कोड अलग ढंग से लिखे जाते हैं पर काम एचटीएमएल के जैसा ही होता है। उसको हम लोग कहते हैं पीएचपी, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये उसका फुल फॉर्म है। रट लीजिएगा, फुल फॉर्म से सवाल जरूर दो चार रहेगा, इसलिए फुल फॉर्म को याद करना नहीं भूलिएगा। इंटरव्यू में भी फुल फॉर्म में पूछा जाता है। उसके बाद आता है डॉट नेट, एसक्यूएल। डॉट नेट भी एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल बैंकिंग सेक्टर में होता है। और एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यह एक भाषा है जिसमें आप अपना रिक्वेस्ट उस भाषा में लिख करके कंप्यूटर को भेजते हैं, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके और आपका रिजल्ट बना करके दे देता है। उसको एसक्यूएल कहते हैं, जिसका पुराना नाम सेक्यूएल था। SEQUEL, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए उसको शॉर्ट किया गया एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है फॉक्सप्रो, है ना। ये सब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित है, जिसका नया वर्जन आज हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके बाद आता है बेसिक। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक जो है यह भी कंप्यूटर का ही एक भाषा है जो छोटे छोटे बच्चे में लॉजिक डेवलपमेंट करने के लिए बेसिक के बारे में सिखाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन कोबोल बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड एंड कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन नाम के भी फुल फॉर्म होते हैं जिसका शॉर्ट नेम होता है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है यह भी पुराना से पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने थर्ड जनरेशन में पढ़ा था, कोबोल और फोर्ट्रान का आविष्कार उसी डेवलपमेंट में हुआ था। सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में ही पढ़े हैं। ठीक है, सेकेंड में ही था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे। तो आपने अभी क्या सीखा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कहते किसको हैं? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कोई यूजर नया नया प्रोग्राम बनाता है, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। और वह पर्सन जो इसके लिए कोड लिखता है उसको प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग और PHP, डॉट नेट, SQL, फॉक्सप्रो और कोबोल और फोर्ट्रान, ये अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज हैं जिनमें से किसी का इस्तेमाल करके आप काम अपना कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं 4GL के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर में आप देखेंगे कि पहले 3GL चलता था, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फिर उसको मॉडिफाई करके एक नया लैंग्वेज बनाया गया जिसका नाम पड़ा 4GL, अर्थात फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। आप कहेंगे क्या चेंजेज आया? तो इस जनरेशन में डाटाबेस मैनेजमेंट, रिपोर्ट जनरेशन, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये सब चीजों का डेवलपमेंट आसान हुआ। वेब डेवलपमेंट भी इसमें शुरू हुआ। वेब डेवलपमेंट का मतलब वेबसाइट डेवलप, कि इंटरनेट के जरिए अगर कोई सूचना आदान प्रदान होती है तो उसमें वेबसाइट का बड़ा रोल है। बिना वेबसाइट के आप डाटा आदान प्रदान कर ही नहीं सकते। वेबसाइट बनाने का काम लोग इस जनरेशन में किए। आमतौर पे फोर्थ जनरेशन का डेवलपमेंट 1970 से 90 के बीच में होता, एक तरह से बहुत अर्लियर ही है। 4GL का फुल फॉर्म क्या होता है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज।
अब आता है फिर्मवेयर। फिर्मवेयर कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जो मदरबोर्ड के ऊपर बायोस नाम के सॉफ्टवेयर के रूप में रैम रोम नाम के चिप में सेव रहता है। मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप होता है जिसको कहते हैं रोम, उसी में रहता है फिर्मवेयर। यह कंप्यूटर का वैसा सॉफ्टवेयर है जिसको कोई आदमी बदल नहीं सकता है, उसके डाटा को। जो भी होगा वो कंपनी द्वारा डाला जाएगा और चेंज भी कंपनी द्वारा ही होगा, दूसरे के द्वारा इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा। यह रोम नाम के चिप में मदरबोर्ड के ऊपर कंपनी के द्वारा ही पहले से डाला गया रहता है। रोम की क्षमता कम होती है, ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यूटिलिटी और ड्राइवर सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर में 50 नहीं 100 प्रकार से ऊपर के सॉफ्टवेयर पहले से डाले गए होते हैं। और यह सारे सॉफ्टवेयर अपने अपने मशीनरी पार्ट को क्या करता है, जांच करके रिपोर्ट करता है, और तभी कंप्यूटर उस पर काम करता है। अगर इस यह सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम ना करे तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट जरूर हो जाएगा लेकिन काम करने लायक वो नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका कंप्यूटर चलने में सही चल रहा है लेकिन वीडियो चला रहे हैं तो चलिए नहीं रहा, ऑडियो चला रहे हैं तो बजिए नहीं रहा, रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ऑडियो वीडियो इन सब चीज का जो सॉफ्टवेयर है वो इसके कंप्यूटर में नहीं है, जिसको अलग से डालना पड़ेगा। अब आता है जी, एक आता है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा आता है GUI। क्या होता है? चलिए, ये बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, मैं ही इसको समझाता हूँ, है ना। आमतौर पे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ये फुल फॉर्म है CUI का, और यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ टेक्स्ट सपोर्ट करता है। अर्थात अगर कीबोर्ड से सिर्फ काम करना हो और स्क्रीन पर दिखाई दे तो उसको कहेंगे CUI। माउस के बिना काम करना हो तो हम कहेंगे CUI। इसका उदाहरण है डॉस, MS डॉस, जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। GUI किसको कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो क्या सपोर्ट करता है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर, साउंड इत्यादि। यह सब क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। ठीक है, साउंड, पिक्चर इत्यादि ये सपोर्ट करता है। आमतौर पे इसमें कई सॉफ्टवेयर आता है, जैसे MS ऑफिस। एक MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस इतना सारा रहता है। वैसे हम लोग यही चैप्टर, यही बुक को अभी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब के बारे में सीखेंगे बहुत अच्छे से। इसमें टैली, पेंट, है ना, माइंड, विंडोज मीडिया प्लेयर, गाना वगैरह सुनने के लिए, यह सब सॉफ्टवेयर GUI के रूप में है। आप कहेंगे बार बार GUI आप इस्तेमाल कर रहे हैं, GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अर्थात एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हम रियल लाइफ से जोड़ के देख सकते हैं, एकदम रियल लाइफ जैसा ही वो काम करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं GUI। अब आता है बेसिक GUI कंपोनेंट का नाम बताएं। मान लीजिए हम कोई इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर, तो GUI का क्या एग्जांपल उसमें आप दिखा सकते हैं? आप सबसे पहले कहेंगे कि विंडोज जो है वह कंप्लीट GUI सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसमें हर चीज रियल लाइफ से जैसा दिखता है ना। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप, ये जो कंप्यूटर का पर्दा है, ये स्क्रीन जो है, ये उसके ऊपर दिखने वाला डाटा हूबहू वैसे ही दिखता है जैसा आप कॉपी पे लिखे होते हैं, नहीं। तो इसलिए डेस्कटॉप को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, GUI कंपोनेंट कहते हैं। डेस्कटॉप को, डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर का स्क्रीन। विंडोज किसको कहते हैं? डेस्कटॉप का पर का वैसा एरिया जहां आइकन बहुत सारा सजा होता है,
उसी को कहते हैं। ये बहुत सारा आइकन जो स्क्रीन पर सजा हुआ है, इस पर तो वॉलपेपर हमने लगा रखा है, लेकिन उस पर जो लोगो सब आप देख रहे हैं, वो सब क्या है? हाँ, यही सब आपका विंडोज का एरिया है। यानी जहां तक उसमें आप डाटा देख रहे हैं, वो सब जो है विंडोज है। जैसे ये आइकन्स है, नीचे टास्क बार है, ये वॉलपेपर है, ये समूचा एरिया विंडोज का ही एक पार्ट है। आइकन पे पूरा 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 सो आइकन एक नाम ही, आइकन का मतलब सिंबल होता है। और या शॉर्टकट कर सकते हैं जिसके जरिए हम किसी चीज तक जल्दी में पहुंच सके। समझ गए? अब एक टर्म आता है कमांड बटन। जैसा कि आप जानते हैं, कमांड बटन पुश बटन को कहते हैं। जब कोई बटन ओके करना होता है, अथवा कैंसिल करना होता है, अथवा डिलीट करना होता है, अथवा बैक या नेक्स्ट करना होता है, अथवा रीसेट या सबमिट करना होता है, तो इन सब के जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं? एक बटन इस्तेमाल करते हैं जिसको पुश बटन या कमांड बटन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट आता है मेनू बार। किसी भी एप्लीकेशन का, पहले जान लीजिए, किसी भी एप्लीकेशन का सबसे ऊपर वाला पट्टी जो है, जिस पर उसका नाम लिखा होता है, उसको कहते हैं टाइटल बार। ये तो आप जानते होंगे। उसके सटे नीचे कुछ नाम सब लिखा रहता है, जिसको हम लोग मेनू बार कहते हैं। उसके सटे नीचे कुछ टूल्स होते हैं, इसको टूल बार कहते हैं। और उसके बाद जो एरिया है, ये आपका वर्क स्पेस एरिया है। दाहिनी तरफ स्क्रॉल बार है, जिसके जरिए आप पेज को ऊपर नीचे बड़ी कुशलता से ले जा ला सकते हैं, है ना? अब यहाँ पर मेनू बार टाइटल बार से सटे नीचे वाला पट्टी को कहेंगे। ये सब क्या है? टाइटल बार। टाइटल बार कौन सा है? ये फर्स्ट वाला, ये वाला, जिस पर रेड ऑफ रीडर लिखा हुआ है, कंपनी का नाम। उसके अंदर जो मेनू है उसको यूज किया जा रहा है। ये सब मेनू के आइटम कहलाएंगे। जब किसी मेनू के अंदर कोई आइटम होगा, तो उसको हम लोग मेनू आइटम या मेनू ऑप्शन कहते हैं। नीचे दिया गया मेनू ऑप्शन किसको कहेंगे? यह एक मेन मेनू है, जो क्या रखता है? बहुत सारा आइटम रखता है, इसे हम मेनू कहते हैं। प्रत्येक मेनू ऑप्शन का एक अलग अलग काम रहता है। उदाहरण के लिए फाइल में बहुत सारा ऑप्शन है, तो हर ऑप्शन का कुछ ना कुछ काम है। जैसे ओपन का मतलब पहले से सेव किए हुए डाटा को खोलना। सेव का मतलब जो भी डाटा आप खोले हुए हैं उसको सुरक्षित करना, ताकि उसको दोबारा इस्तेमाल कर सके। उसके बाद क्लोज का ऑप्शन है। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है। उसके बाद कुछ अन्य ऑप्शन भी दिया हुआ है। टाइटल बार के बारे में आप पढ़ लिए कि सबसे ऊपर वाला पट्टी जिस पर एप्लीकेशन का नाम हो, आंख बंद करके उसको टाइटल बार आप समझ लीजिएगा। दाहिनी तरफ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज तीन बटन भी है, उसकी मदद से इस एप्लीकेशन को आप नियंत्रित नियंत्रित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि जरा मैं रोल नंबर देखे थे सर, इसको क्या करेंगे? मिनिमाइज। अब फिर जहाँ फाइल रखना है वो खोल लेंगे। मान लीजिए फाइल दिखा दिया, देख लिया, समझ लिया, वो चला गया, क्लास थोड़ी रुका रहेगा, बटन दबाएंगे वहीं से फिर वापस रिज्यूम हो जाएगा। टूल बार तो सामने है, ये जो प्रिंट का है, एरो अप डाउन है, 24 27 है, जूम है, सर्च है, इतना सारा ऑप्शन है। आप जो चाहे उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते एक बार में एक ही टूल लेना हो। इसको टूल बार कहेंगे। और टूल बार जो है, इसका एक दूसरा नाम भी है, रिबन भी कहते हैं। टूल बार को क्या कहते हैं? रिबन। नाम याद रखिएगा, ये सब नया नाम है। आमतौर पे टूल बार कहाँ रहता है? मेनू बार के सटे नीचे रहता है। जैसे फाइल, एडिट, व्यू, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना वहाँ, उसके सटे नीचे जो पट्टी है, इसी को हम लोग टूल बार कहते हैं। ये ऐसा दिखता है, ये वाला। और क्या है?
क्या? टेक्स्ट बॉक्स की लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स नया टॉपिक है। जब किसी जगह पर डाउन एरो लगा करके कुछ नाम लिखा हुआ रहे, आप समझ लीजिए कि वो लिस्ट बॉक्स है। क्योंकि उस पर क्लिक करने से उसमें पहले से लिखा हुआ लिस्ट आपको दिखाई दे देगा। आप उस लिस्ट में अपने से न तो कोई आइटम जोड़ सकते हैं ना उसको उड़ा सकते हैं। आप केवल उसमें से अपना ऑप्शन बदल सकते हैं कि ए नहीं बी, बी नहीं सी, सी नहीं डी। ये आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ डैश लाइन का लिस्ट है, डॉटेड लाइन का। तो ये डॉटेड लाइन जितना उसमें दिया हुआ है बस उतने ही भर आप यूज कर सकते हैं, उससे न ज्यादा और न कम। टेक्स्ट बॉक्स किसको कहते हैं? जब कोई बॉक्स ऐसा खाली पड़ा हो जिसमें क्लिक करके आप लिख सकते हो, मिटा सकते हो, उसको क्या कहेंगे? टेक्स्ट बॉक्स। चेक बॉक्स किसको कहते हैं? मान लिया जाए कोई फॉर्म भर रहा है, लिखा रहता है जो मान्य हो तो टिक कर दो, और जो अमान्य हो वो क्रॉस कर दो। समझ गए? यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑप्शन में 4 दिया गया है। मान लीजिए कि 11 नंबर कोई सवाल है और उसका ऑप्शन 4 को आंसर दिया हुआ है। आप एक से ज्यादा टिक लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं। तो यदि एक से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, चेक बॉक्स की खासियत होती है कि आप एक से ज्यादा ऑप्शन लगा सकते हैं चेक बॉक्स में। यानी सिंबल में सिर्फ चौखूंटा बॉक्स रहेगा ना, तो एक से ज्यादा चेक हो जाएगा। लेकिन अगर रेडियो बटन होगा तो एक से ज्यादा चेक हो नहीं करेगा। पहला चेक करिएगा, दूसरा डिसेलेक्ट, दूसरा सेलेक्ट करिएगा, तीसरा डिसेलेक्ट। यानी कहीं एक जगह आपका चेक रह पाएगा। किसमें? रेडियो बटन में। चेक बॉक्स में एक से ज्यादा ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जबकि रेडियो बटन में केवल बस एक ही आइटम आप चुन सकते हैं एक बार में। उसके बाद आता है डायलॉग बॉक्स। जब भी आप काम करते हैं तो कुछ ना कुछ खुल के आता है। जैसे कंट्रोल पी दबाएंगे, कुछ खुल के आया ना। इस बॉक्स पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सब चीज दिख रहा है। ये दोनों चेक बॉक्स है, ये भी चेक बॉक्स है, ये भी चेक बॉक्स है। 4 तो है, परंतु ये जो 4 ऑप्शन है गोला गोला, उसको रेडियो बटन कहेंगे। उस रेडियो बटन का मतलब है कि ये ऑप्शन बटन है, इसमें से कोई एक चॉइस कर सकते हैं। जबकि चेक बॉक्स में आप चाहे तो एक से ज्यादा चेक कर सकते हैं। चेक बॉक्स पे एक बटन होता है जिसका नाम है ओके और कैंसिल। आपको अगर लगता है कि आपने जो भी ऑप्शन लिया है वो आपके पूरे होशो हवास में है, एकदम सही सलामत है, तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं ओके की डन। इसीलिए उसमें दिया हुआ है। आपको लगता है 1% भी कि नहीं नहीं इसको फिर चेक करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। एक कंट्रोल मेनू नाम का ऑप्शन है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज जैसे ऑप्शन को रखने वाले को क्या कहते हैं? कंट्रोल मेनू। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज जैसे ऑप्शन को रखने वाले ऑप्शन को कंट्रोल मेनू कहते हैं। कंट्रोल मेनू एक्चुअली कहाँ रहता है? कंट्रोल मेनू टाइटल बार के दाहिनी तरफ रहता है। टाइटल बार किसको बोलेंगे? सबसे ऊपर वाला पट्टी। और उसी के दाहिनी तरफ ऊपर में यहाँ पर एक जगह क्रॉस मारा हुआ है, एक जगह बॉक्स बना हुआ है, और एक जगह माइनस जैसा लिखा हुआ है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, यह ऑप्शन कहाँ पे रहता है? कंट्रोल मेनू के रूप में रहता है। और इसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर को जिस तरह से चाहे उपयोग कर सकते हैं। मेरिट डिमेरिट वाला पार्ट तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, एक बार देखिए तो आप अपने। जो वर्ड नहीं समझ में आएगा उसको पूछिए। मेरिट और डिमेरिट पर कंप्यूटर तेजी से काम करता है, यह इसकी खासियत है। ये हर जगह उपयोग में
लाया जाता है, ये अपनी इसकी खासियत है जो कि यूजफुल है। ये हर जगह पूरे दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, ये इसकी खासियत है। यह इसके द्वारा दिया गया रिजल्ट एकदम शुद्ध होता है ना, एकदम प्योर होता है, कुरेसी। और इसका मतलब होता है बहुगुणी, वर्सेटिलिटी का मतलब। तो यह अलग अलग डाटा के साथ काम करने में कुशल है। इसको डाटा के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिमेरिट भी है कुछ, मेरिट के साथ साथ जिसमें मेरिट होता है उसमें कुछ डिमेरिट भी होता है। जैसे कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती है, यह डिसीजन नहीं ले सकता है। तो ये काम करके दे रहा है तब मिनटों के साथ समझे, यानी यह अपने जवाब का एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, यह बस दिए गए फॉर्मूला पर काम करके रिजल्ट दे देता है। और दूसरा है, यह ईगो टाइप से काम करता है, अर्थात गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गलत डाटा इनपुट करेंगे तो ऑफकोर्स आपका रिजल्ट भी गलत ही होगा। और इसमें चूंकि मेमोरी क्षमता सीमित होती है, इसलिए इसको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। कंप्यूटर में मेमोरी क्षमता बहुत सी तरह की होती है, तो पुनः ध्यान देना जरूरी है। एक सीमा वही की साथ ठीक है, यह एक डिमेरिट है, तो उसको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होता है। पुराने डाटा को हटाते रहना होता है, तभी जाके वो नया डाटा ले पाएगा। तो आपने देखा कि कंप्यूटर स्पीडली काम करता है, सही सही रिजल्ट देता है, अलग अलग प्रकार के डाटा के साथ काम करता है, और ये किसी डाटा को अपने पास स्टोर करके भी रख सकता है। डिमेरिट है कि इसमें सोचने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है, यह ईगो टाइप से काम करता है, जिसका मतलब होता है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। और चूंकि लिमिटेड कैपेसिटी होती है इसकी, इसलिए हमेशा इसमें मेंटेनेंस रिक्वायर करता है। समझ मतलब डाटा को कहीं आपके बैकअप कर दीजिए, तभी आप इससे काम ले सकते हैं। ये थ्योरी वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इसमें सीडी राइटिंग के बारे में हमने दिया है। ये आपको कभी जरूरत पड़ेगी, है ना, ये आपको कभी जरूरत पड़ेगी तभी आप उस सीट का इस्तेमाल करके अपना काम करेंगे, अन्यथा बस वैसे ही लिखा रहेगा। क्योंकि इसकी पढ़ाई अब नहीं करा पाते हैं, क्योंकि इसमें सीडी लगने का व्यवस्था नहीं है, तो हम दिखाएंगे क्या प्रैक्टिकल लगता है ना। इसीलिए अब लोग खरीदता भी नहीं है, बहुत रेयर में किसी के पास सीडी बोला आता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज का सेशन समाप्त हो गया है, वो काफी अच्छे से इस चीज को समझे होंगे।